हेलो एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यानी कि पांचवा लेक्चर, तो पांचवें टॉपिक पर है। तो पांचवें टॉपिक हमारा कौन सा है? तो इससे पहले जो टॉपिक था वो था एस्पेरिकल मिरर। तो एस्पेरिकल मिरर में कौन कौन से टर्म आते हैं वो टर्म को समझे, कौन से टर्म किस अक्षर से किस लेटर से डिनोट होते हैं, डिनोटेशन होते हैं उसके बारे में जानकारी ले ली। तो अब का जो लेक्चर है हमारा वो है अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। कहने का तात्पर्य है कि अभी हम लोग जो एस्पेरिकल मिरर पढ़े, उस एस्पेरिकल मिरर में दो प्रकार के मिरर को पढ़े, एक कनकेव और दूसरा कन्वेक्स यानी कि अवतल और उत्तल। तो अभी हम क्या जानने वाले हैं? अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर पर लिखा हुआ भी है। तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके लिए कुछ रूल, और ये रूल जानने के बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा या इसी लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कनकेव मिरर द्वारा इमेज फॉर्मेशन। किस प्रकार से अलग अलग पॉइंट पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, मिरर के आगे बनेगा कि मिरर के पीछे बनेगा, या उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। तो ये सारे डिपेंड करेंगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर। पोल से कोई ऑब्जेक्ट कब कितने दूरी पर रखा हुआ, अनंत पर है कि फोकस पे है, फोकस के पीछे है, उस अनुसार इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो उस चीज को जानने से पहले हम रूल को जानते हैं कि कौन सा रे किधर से जाता है और रिफ्लेक्शन के बाद किधर लौटता है। तो उसी चीज को अभी हम बताने वाले हैं इस लेक्चर में। ओके, तो ध्यान से देखना है, सबको बोर्ड पर लिखा हुआ है कंप्लीट। ठीक है, इस लेक्चर में सारे टर्म लिखे हुए हैं। तो अब हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल, हेडलाइन तो क्लियर हो गया कि रूल फॉर रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर। तो इसमें सबसे पहला जो रूल है हमारा वो क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहने का मतलब, ये जो थ्योरी था वो तो हम पढ़ दिए, आसान से भाषा में समझा देते हैं। कहने का मतलब कि जब कोई इंसिडेंट रे, आपतित किरण, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अभी हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, लेक्चर 4 में पढ़ा है। ठीक है, सभी पढ़े होंगे ध्यान से। अगर कोई नहीं पढ़ पाए हो तो हम तो यही कहेंगे कि पहले लेक्चर 4 को देखें फिर इस लेक्चर 5 को देखें। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई हमें सीरियली करना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए हमारी पढ़ाई में। ठीक है, कंटिन्यूटी टूटा तो पढ़ाई समझ में नहीं आता, वही भास्ट लगता है। ठीक है, पढ़ाई भास्ट नहीं होता है। जब हम सीरियली नहीं देखते हैं तो भास्ट होता है, सीरियली नहीं पढ़ते तो क्रमवार पढ़ना है हमको। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब कोई आपतित किरण इंसिडेंट पड़ती है, और वो किरण कैसे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का। कौन सा किरण? जो ये जो हमारा एक्सिस देख रहे हो ब्लैक रंग का, जो जिस पर सी, एफ और पी लिखा हुआ है यानी कि सेंटर, फोकस और पोल, उसके पैरेलल जब कोई रे जाएगा तो दर्पण यानी कि मिरर से टकराने के बाद वो फोकस से गुजरेगा, यानी कि वो फोकस से पास होगा। ये हमारा पहला रूल था। क्लियर हो गया? दूसरे रूल पे चलते हैं। दूसरा रूल क्या कह रहा है? ये पहला रूल था हमारा। ठीक है, दूसरा रूल क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, जब परावर्तित हो जाएगी, वो रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तब कहां से गुजरेगी? उसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। जस्ट इसका अपोजिट। इसमें क्या था कि इस रे के पैरेलल कोई रे था तो टकराने के बाद फोकस से गुजरा। इसमें जस्ट उल्टा कि जब कोई रे फोकस से होकर आ रही है, कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, और दर्पण पे टकराने के बाद तब वो पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल? इस लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस फोकस के पैरेलल हो जाएगी। ये लाइन के पैरेलल हो गया ये। तो ये हमारा दूसरा रूल है कनकेव मिरर में रे डायग्राम का। तीसरे रूल पे चलते हैं। सबका क्लियर है? तीसरे रूल पे चलते हैं। तीसरा रूल हमको क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। अब क्या कह रहा है? वक्रता केंद्र से। तो ये एक इंसिडेंट रे जो कि तीर का निशान इधर की ओर दिखा रहा है कि जब कोई रे वक्रता केंद्र से होकर आ रही होती है तो वो दर्पण पर टकराने के बाद क्या होता है? वैसे तो फिगर तो समझ में आ गया होगा, फिर भी पढ़ते हैं। क्या कह रही कि परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है, यानी कि परिवर्तित हो जाती है। तो देखो कि ये इंसिडेंट रे आया, सेंटर से होते हुए आया और दर्पण पे टकराने के बाद वापस क्या हो गया? उसी रास्ते लौट गया। ये हमारा तीसरा रूल था। चौथे रूल पे आते हैं। चौथा रूल क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष ये इसके
तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित। तिर्यक वर्ड का मतलब हो गया तिरछा, ट्रांसवर्स। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस के तिरछा है, ये ट्रांसवर्स में ये रहे, तो टकराने के बाद भी तिर्यक ही जाएगी, है ना। परावर्तन तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती, जो कि हम पहला लो में पढ़ चुके हैं। परावर्तन के जो पहला लो था उसमें पढ़े हैं कि जब कोई कोण तिर्यक रूप में आपतित होती है, जब किसी दर्पण पर टकराने के बाद जब वो लौटती है तो तिर्यक रूप में लौटती है, तो इस दोनों के बीच जो कोण बनता है ये नॉर्मल से, या अभी प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम कर रहा है, तो वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चारों रूल क्लियर हो गया, यानी कि जो रूल था हमारा रे डायग्राम ऑफ कनकेव मिरर क्लियर हो गया। इसके बाद इसी कनकेव मिरर से हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने वाले हैं कि कौन सा इमेज कहाँ रखा जाए और इसका इमेज किस प्रकार का बनेगा। छोटे साइज का वस्तु से छोटा बनेगा या वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु के सेम साइज का बनेगा या उल्टा बनेगा, तो सारे चीज को अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो रे डायग्राम हमारा हो गया कनकेव मिरर वाला, सबको समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि वो हम क्यों बताएं, क्योंकि उसके बाद ही हम ये जो देख रहे हैं अभी हमारे बोर्ड पे जो लिखा हुआ है टर्म, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन हम तभी सीख पाते हैं प्रॉपर वे में जब हमको रे डायग्राम आता है, क्योंकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है जहां पर, वही इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनता है। तो जो रे डायग्राम था उसमें कौन सा रे किस वे से आता है और रिफ्लेक्शन के बाद किस वे लौटता है वो तो हम देख लिया अभी जस्ट। अब जो हमको पढ़ना है इसमें कि अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थिति के लिए बने प्रतिबिंब, तो सबको दिख भी रहा होगा यार टेबल में हम क्या लिखे हैं। इसमें हम क्या लिखे हैं, बीम की स्थिति, यानी कि एक अवतल दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फिर उसको उस ऑब्जेक्ट का फिर प्लेस जब बदलते हैं तो फिर कहाँ बनता है। तो हर कंडीशन के लिए वही टेबल में टर्म को दर्शा दिए हैं हम, जिसको एक एक करके हम समझाने वाले हैं विद डायग्राम। जो डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठा डायग्राम है। तो इस डायग्राम के मदद से हम समझेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर हम दोनों में से कोई एक भी टर्म अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो दूसरा को अपने आप खुद ब खुद बना लेंगे, बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो ध्यान केंद्रित करके देखना है और समझना है, कंफ्यूज नहीं करना है ज्यादा। ठीक है, और परेशान भी नहीं लेना है कि हमको इसको रटना पड़ेगा, ये टेबल पर नहीं रटने की आवश्यकता नहीं है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कि एक अवतल दर्पण में कनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट में ये कह रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होगा, अनंत इन्फिनिटी पर, तब उसका जो बीम प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, यानी कि इमेज। पता है प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, इसीलिए हम इंग्लिश वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक टर्म में, ताकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी आसानी से जो हमारा एकदम इजी और आसानी वे में समझ सके। ठीक है, उसको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या कहते हैं, इंग्लिश टर्म भी लिखा दिए थे लास्ट में, लेकिन इसमें नहीं लिखाएंगे, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक टिपिकल टर्म है, ज्योमेट्रिकल टर्म है, जो आसानी से समझा जा सकता है, लंबा थ्योरी नहीं है जिसको लिखाया जाए। ठीक है, कमांड करना है और इसको वैसे इंग्लिश वर्ड हम इस्तेमाल कर देंगे, अगर इसको लिखना होगा तो इनसे समझ के इसको लिख लेगा। ठीक है, और वीडियो कंटिन्यू देखना है हमको, इससे पहले वाला जो लेक्चर है हमको वो भी देखना है, क्योंकि हम क्रमवार पढ़ेंगे तभी हमको प्रॉपर वे में समझ में आएगा। अगर हमारा कंटिन्यूटी टूट जाता है, एक भी लेक्चर हम लीव करते हैं तो फिर समझ में नहीं आता। तो कोशिश यही रहे सबका कि जो भी लेक्चर है कंटिन्यू देखे। अब ये चौथा लेक्चर है तो ये पांचवा लेक्चर है हमारा, तो इससे पहले चौथा लेक्चर को देखे तो फिर पांचवे पे आए। ठीक है, क्रमवार। पहला क्या करना, जब अनंत पर रखते हैं तो वस्तु यानी कि इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, जो कि हम यहाँ पहला डायग्राम में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिया गया, अनंत से कोई रे आ रहा है, ऑब्जेक्ट को छूता हुआ दो रे, ए और बी रे यहाँ पे दिखाया गया है। तो अनंत से जब छूता हुआ दोनों रे आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये हम रे डायग्राम में अभी पढ़े रूल में कि जब कोई रे एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर रहता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से गुजर जाता है, जो कि यहाँ दिख रहा है। दूसरा ये बीबी क्या है, इस जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष उसके समांतर है ये, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो गया, फोकस से गुजर गया, यानी कि वो दोनों ही फोकस से गुजरा तो एक दूसरे को फोकस के पास इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद किया, और जहां प्रतिच्छेद करेगा वही इमेज बनेगा। और यहाँ इमेज जो बना वो बहुत छोटा साइज का, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर न एक्सिस से ऊपर जा रहा है हाइट, न एक्सिस से नीचे, एग्जैक्ट एक्सिस पर ही पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट बन रहा है। और बन कहाँ रहा है, दर्पण के आगे ही बन रहा है ना, प्रतिच्छेद कहाँ किया, ये दर्पण का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा परावर्तक सतह उसके आगे ही इंटरसेक्ट किया, मतलब वास्तविक है ये। और उल्टा है तो यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति आप समझ सकते हैं आसानी से कि बीम जब अनंत पर था तो कहाँ बना इमेज, फोकस पर बना, जब अनंत पर था तो इमेज फोकस पर बना, और कैसा बना, अत्यधिक छोटा, पॉइंट साइज का बना, तो बहुत छोटा बना। उसके बाद उसका नेचर क्या है, वो इमेज का प्रतिबिंब की प्रकृति लिखा हुआ है, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कि नेचर, तो वो वास्तविक बना, रियल बना, क्योंकि दर्पण के आगे बना और उल्टा बना। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं, दूसरा डायग्राम जो हमको यहाँ दिख रहा है उसका यहाँ टर्म हम लिखे, क्या कह रहा है कि वस्तु को जब सी से परे, सी से परे का मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी, यहाँ पर सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अभी हम समझा चुके थे इससे पहले वाले लेक्चर में एस्फेरिकल मिरर में, ये सारे टर्म को समझाया, सी एफ पी, यहाँ तक कि इसके लेंथ में एफ और आर के बीच रिलेशन को प्रूव किया हम चौथे लेक्चर में, इसलिए सबको कंपल्सरली चौथा लेक्चर देखना है। तो यहाँ पर क्या, सी के पीछे, तो ये सी हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ए बी हमारा जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो उसको छूता हुआ जो दो रे आ रहा है, कौन सा दो रे, एक रे जो छूता हुआ जा रहा है वो तो इस एक्सिस के पैरेलल है, जब पैरेलल है तो टकराने के बाद कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, गुजर गया फोकस। दूसरा, इसी वस्तु को छूते हुए फोकस से होकर आ रहा है तो दर्पण पे टकराने के बाद क्या होगा, पैरेलल गुजरे, क्योंकि रूल पढ़े ना हम लोग, जस्ट ये दो रूल ऑपोजिट है कि जब कोई रे पैरेलल जाएगा तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से गुजर कर आएगा, और जब कोई फोकस से जाएगा तो टकराने के बाद पैरेलल आएगा। ये दो रूल है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो समझ में सबको आ रहा है। और हम यहाँ दो रे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी बात कर चुके हैं, प्रतिबिंब इमेज कब बनेगा, जब दो रे इंटरसेक्ट करेगा वास्तव में, या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत होगा, महसूस होगा, रियल में नहीं करेगा। तो जब रियल में नहीं करेगा तो इमेज भी वो आभासी ही बनेगा, जो कि अभी हम ये देख लेंगे छठे वाले डायग्राम में। बाकी सब में तो दर्पण के आगे प्रतिष्ठित कर रहा है तो सब वास्तविक है। तो दूसरे टर्म में क्या है कि जब सी के पीछे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज उसका कहाँ बनेगा, तो सी और एफ के बीच में, जो कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि जब सी के पीछे रहेगा कोई ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगा उसका वो कहाँ बनेगा, ये सी और ये एफ के बीच में बनेगा, यहाँ लिखा हुआ भी या सी से परे जब रखा गया तो एफ तथा सी के बीच बना। और कैसा बना, छोटा साइज का बनेगा ना, ये देख रहे हैं ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, उससे छोटा क्या उसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्यों, क्योंकि दर्पण के आगे प्रतिच्छेद कर रहा है वो दोनों रे, और उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा है, ये देख रहे हैं कि एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस की ऊपर की ओर है खड़ा, इस तरह से है, और यहाँ देख रहे हैं कि वो इस तरह से, यानी कि उल्टा बन रहा है एक्सिस के नीचे। तो दूसरा भी डायग्राम क्लियर हो गया हमारा। हम तीसरे डायग्राम पे आते हैं। तीसरे डायग्राम में क्या कहा गया है कि जब यहाँ पे जो हमारा तीसरा डायग्राम है, पहला वाला अनंत पर था, दूसरा सी से परे, तीसरा सी पर, तो जब हमारा सी पर रहेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो सी पर रहेगा तब क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं जब सी पर है तो एक रे पैरेलल जो गया टकरा के फोकस से आ रहा है, सब में लगभग सिमिलर मिल रहा है, और इसको छूता हुआ जो फोकस से जा रहा है वो टकरा कर पैरेलल निकल रहा है, क्योंकि जो पैरेलल जाएगा वो टकराने के बाद फोकस से आएगा, और जो फोकस से जाएगा टकराने के बाद पैरेलल आएगा, और यहाँ पर इंटरसेक्ट करने के बाद इमेज बना रहा है। यानी कि यहाँ देखा गया कि जब ऑब्जेक्ट को सी पर रखा गया तो इमेज भी सी पर ही बना, और सेम साइज का बना, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बना। और क्या, दर्पण के आगे हो रहा है तो वास्तविक है, और उल्टा भी है, क्यों, क्योंकि एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो सारा टर्म हम इसी डायग्राम में समझ लिए, जो कि हम यहाँ पढ़ भी लेते हुए सेम चीज दिया कि जब सी पर है तो प्रतिबिंब इमेज भी सी पर बन रहा है, और साइज क्या है, समान है, समान साइज का, सेम साइज का है, और स्थिति क्या, वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल इमेज, तथा उल्टा है, उल्टा यानी कि इन्वर्टेड हम लोग पढ़े हैं ना,
तो इन्वर्टेड। अब आगे देखते हैं चौथा वाला डायग्राम। चौथा डायग्राम क्या शो कर रहा है, कहाँ रखा गया, वैसे तो दिख रहा है फिगर में हम लोगों को कि ये सी और एफ के बीच में रखा गया है। बिल्कुल देखते हैं क्या है ना, सी तथा एफ के बीच, जब सी और एफ के बीच रखते हैं तो इमेज बन कहाँ रहा है, यहाँ देख लो, यह सी के पीछे बन रहा है, ठीक है ना, सी से परे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो सी से परे से वही, अब एक रह गया पैरेलल, वस्तु को छूता हुआ तो टकरा के फोकस से आया, और दूसरा जो वस्तु को छूता वो फोकस से जा रहा है और टकरा कर फैला रहा है। तो कट यहाँ पर कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ इमेज बन रहा है, और क्या बड़ा साइज का बन रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, दर्पण के आगे तो वास्तविक बन रहा है और इन्वर्टियन के उल्टा बन रहा है, एक्सिस के नीचे, वास्तविकता उल्टा। अब हम पांचवें डायग्राम पे आते हैं। चौथा डायग्राम देख लेना, पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। क्या कह रहा है पांचवें में, कि जब एफ पर रखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रहेगा, एग्जैक्ट एफ पर है। हम आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, पहले हम अनंत पर रखे, फिर अनंत से थोड़ा आगे लाए, सी के पीछे आया, फिर उससे आगे बढ़ाए तो सी पर आया, फिर उससे आगे बढ़ाए तो सी से आगे हो गया, फिर उससे आगे बढ़ाए तो एफ पर हो गया, फिर उससे आगे बढ़ाएंगे तो एफ से आगे हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे हम दर्पण के करीब लाते जा रहे हैं, और फिर क्या देख रहे हैं कि इमेज कहाँ पर बन रहा है और कैसा बन रहा है। तो समझ में आ रहा होगा, क्रमवार ऑब्जेक्ट को अनंत से हम मिरर के दर्पण के करीब लाते जा रहे हैं। अब कहाँ आ गया, धीरे धीरे अनंत से धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच गया, एफ पे पहुंचा ऑब्जेक्ट, तो एफ पर पहुंचा तो इमेज कहाँ बनाएगा। जैसे एक पैरेलल जो जाए फोकस से गुजरा, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गया, वस्तु को छूता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया, और जो कि पढ़ चुके हैं हम लोग कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है वो टकराने के बाद उसी सेंटर से गुजरता है, तो ये सेंटर से ही गुजर रहा है। तो यहाँ पर देखा गया कि ये अभी तक तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इसी क्रम में ये बढ़ता रहा आगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अनंत पर जाके क्या करेगा, वो कट करेगा एक दूसरे को, और जहाँ कट करेगा वहां क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये कह रहा है जब एफ पर रहेगा तो इमेज अनंत पर बनेगा। अभी कंफर्म तो नहीं कहाँ बन रहा, अनंत पर बनेगा, और अत्यधिक बड़ा साइज का बनेगा। फोकस से फिर जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा साइज का उसका इमेज बनेगा। और कैसा बनेगा, वास्तविक, क्योंकि दर्पण के आगे ही तो बनेगा ना, तो वास्तविक। और उल्टा क्यों उल्टा, क्योंकि यहाँ देखो ये लाइन बढ़ेगा तो कट करेगा, तो इसी एक्सिस के नीचे ही कहीं ना कहीं कट करेगा, तो उल्टा यानी इन्वर्टेड होगा। तो पांचवा डायग्राम भी हमारा क्लियर हो गया। छठे डायग्राम पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, और आगे कसका दिया गया, और एफ से आगे कसकाएंगे तो क्या होगा, एफ और पी के बीच में, यहाँ देख सकते हो ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में आ गया, तो पी तथा एफ के बीच में। तो पी तथा एफ के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, तो कह रहा दर्पण के पीछे बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जब एक रे को तिर्यक रूप में वस्तु को छूता हुआ ले गया तो ये टकराने के बाद तिर्यक एंगल बनाएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले ही हम लोग पढ़े, अभी रूल में पढ़े थे कनकेव मिरर का जो सबसे अंतिम वाला रूल था, कि जब कोई तिर्यक रेखा जितना कोण बनाकर दर्पण पे आएगा उतना ही कोण बनाकर रिफ्लेक्शन के बाद भी हो जाएगा। और दूसरा क्या हो रहा है कि वस्तु को छूता हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। तो ये दोनों रेखा अगर आगे इधर कितना भी बढ़ा दिया जाए दर्पण के आगे, लगता है कि कभी मिलेगा, कभी इंटरसेक्ट, कभी नहीं, वो ऐसा जा रहा है जो कभी कट कर ही नहीं सकता है, तो आगे तो बनने का चांस नहीं। इसलिए उसको इमेजिन करके क्या कर दिया गया है, इस तरह से डॉटेड लाइन करके पीछे की ओर जब बढ़ाया गया तो यहाँ कट करता हुआ दिखा दर्पण के पीछे, और यहीं पर इसका इमेज बना। और ये इमेज कैसा होगा, रियल में तो बना नहीं, आभास होगा, आभास हो रहा है क्या इमेज बनेगा, तो ये इमेज आभासी होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, इंटरसेक्ट आगे नहीं कर रहा, इसलिए वास्तविक नहीं है। और उल्टा है सीधा, ये सीधा है। क्यों, क्योंकि देख सकते हैं एक्सिस की जिस ऊपर की और ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसी ऊपर की और ये इमेज भी बना हमारा। और साइज बड़ा दिख रही, छोटा साइज, ये उससे बड़ा और बहुत ही बड़ा, अत्यधिक विवर्धित बड़ा, यानी कि अत्यधिक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। तो ये जो 6 टर्म था हमारा क्लियर हो गया। हम एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि ऑब्जेक्ट बढ़ता गया तो कहाँ का इमेज बना। सबसे पहले अनंत पर था तो फोकस पे बना, फिर अनंत से और आगे लाए सी के जस्ट पीछे, तो कहाँ बना, सी एफ के बीच में बना। उसके बाद क्योंकि देख रहे हैं हम इसको ला रहे हैं आगे, तो हमारा वो इमेज पीछे की ओर आ रहा है। अब तीसरा क्या है, जब और आगे किए, पहले अनंत पर था और आगे किए तो सी के पीछे, फिर आगे किए तो सी पर आया। जब सी पर आया तो इमेज कहाँ होना, सी पर बना। चौथे में क्या देखा, और आगे किए तो सी से आगे हो गया, सी एफ के बीच, तब इमेज कहाँ होना, सी के पीछे बना। अब पांचवे में और भी उससे आगे कर दिया तो एफ पर आ गया। तो एफ पर जब आया इमेज, ये ऑब्जेक्ट,
तो इसका इमेज का होना अनंत पर, और जब आगे कर दिए तो एफ से आगे हो गया, एफ और पी के बीच में, तब इसका इमेज का होना बिहाइंड मिरर, दर्पण के पीछे बना। तो ये हमारा था अवतल दर्पण द्वारा, रे डायग्राम द्वारा इमेज का फॉर्मेशन और इमेज का नेचर, और सारा इस टेबल से हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 5वां लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।